Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. So जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने फॉल्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किए, सो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो प्रीवियस क्लास में हमने सर्किट ब्रेकर और रिले को लेके एक कॉन्सेप्ट दिया था तुम लोगों को। एक्चुअली सर्किट ब्रेकर सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो फेनोमेना होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, वही हमें डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम सर्किट ब्रेकर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सो देखो, ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया था कि बेसिकली ये क्या है, ये एक सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट व्हिच कैन मेक और ब्रेक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये ऑपरेट करता है। एक, इसको हम ऑटोमेटिकली, जब भी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, लेकिन इसे हम मैनुअली और रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमने पावर सिस्टम में देखा है कि स्विच गियर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड पे ये सर्किट ब्रेकर होता है कि नहीं। सो अगर ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गए तो इसे तो हमें ओपन करना होगा, पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करना होगा। तो सर्किट ब्रेकर को जब ओपन करेंगे तो उस टाइम पे हम इसे मैनुअली और रिमोट कंट्रोल, बाय रिमोट कंट्रोल हम इसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो, कोई भी फॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, फॉल्ट के वजह से क्या होगा, एक हाई करंट यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगा। तो हम तो जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या है, ये लाइन में इसको हम लाइन में लगाते। तो ये जो करंट है, ये करंट सर्किट ब्रेकर के थ्रू पास करेगा। लेकिन देखो, जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाएगा तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा? ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली इसको ऑपरेट करने के लिए हमें रिले की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एक रिले सर्किट भी लिया है। देखो, एक थ्रू करंट ट्रांसफार्मर रिले सर्किट को हमने, रिले कॉइल को हमने कनेक्ट किया है। तो हम जानते हैं कि जब जब भी यहाँ पर हाई करंट होगा, ठीक है, सो हाई करंट को करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको स्टेप डाउन करते हैं। और यहाँ पर रिले का जो सेकेंडरी कॉइल है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ होगा वो इस कॉइल को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब भी फॉल्टी कंडीशन आ जाएगा तब यहाँ का ईएमएफ, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस कॉइल को ऑपरेट कर देगा। और इस कॉइल को देखो, यहाँ पर एक रॉड है। सो यहाँ पर एक डीसी सर्किट है, यहाँ पर बैटरी की जगह एसी भी हम लगा सकते हैं। तो जब इसको पुल डाउन करेगा तो ये जो हमारा सर्किट है, ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो ये सर्किट जब क्लोज होगा तो यहाँ से एक करंट पास होना स्टार्ट करेगा थ्रू थ्रू टिप कॉइल।
तो ये ट्रिप कॉइल अब क्या होगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो ट्रिप कॉइल जब एनर्जाइज्ड होगा तो सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो इसको ये खींच लेगा, तब भी क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये तो प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था। मतलब पूरा सर्किट ब्रेकर पे ही आते हैं। एक्चुअली जब मैनुअली और रिमोट कंट्रोल से हम उसे ऑपरेट करते हैं, उस टाइम पे क्या है, वो सर्किट ब्रेकर जो है वो स्विचिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का नहीं। वो क्या करते हैं, स्विचिंग का काम करते हैं। लेकिन जब भी फॉल्ट आता है, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, तब हम कह सकते हैं कि ये सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो अब देखो, देखो, तो जैसे कि मैंने बताया, सर्किट ब्रेकर is a piece of equipment which can make or break a circuit. ठीक है, is a piece of equipment which can, पहला पॉइंट, make or break, make or break a circuit। जैसे कि लो वोल्टेज सिस्टम में क्या होता है, हम फ्यूज को लगाते हैं। जैसे घर में हमने फ्यूज को लगाते हैं, घर का जो हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो लो है, फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्या करते हैं, फ्यूज सर्किट को ब्रेक करता है, मेक नहीं करता, मतलब इसको ओपन करता है, जोड़ते नहीं। लेकिन सर्किट ब्रेकर का दो ही काम ये करते हैं, ये मेक भी करता है और ब्रेक भी करता है। मतलब जब भी फॉल्ट होगा, ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये सर्किट को फिर जोड़ भी सकता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, मेक और ब्रेक अ सर्किट आइदर मैनुअली और बाय रिमोट कंट्रोल अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब नॉर्मल कंडीशन में सर्किट को हम मैनुअली और बाय रिमोट कंट्रोल इसे हम मेक भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब फॉल्ट आ जाएगा तब क्या होगा, तब ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक अ सर्किट ब्रेक अ सर्किट ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशन, ठीक। अच्छा, तो यहां तक तो ठीक है। अब सर्किट ब्रेकर का हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। जैसे कि कई तरह के सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे कि वाइल्ड सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड जो SF6 जिसे हम कहते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर। ये सारे सर्किट ब्रेकर का एक अलग अलग सा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, जो हम आगे जाके जब हम सर्किट ब्रेकर को स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है सर्किट ब्रेकर का, ये कॉमन है। तो सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, पहला है सर्किट ब्रेकर। नॉर्मली हम जानते हैं सर्किट ब्रेकर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। सो जब नॉर्मल कंडीशन होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस कॉन्टैक्ट रिमेन क्लोज, है कि नहीं। नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहता है। एंड
ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट नहीं करता है जब तक सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, जब तक सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तब ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, लेकिन जब तक फॉल्ट नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, सो पहला हम इसको लिखेंगे अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन contacts remain closed. Contact remain closed and will not open automatically until and unless the system becomes faulty. And contacts can be opened manually or by remote control. इसको हम मैनुअली और रिमोट कंट्रोल से भी इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं व्हेनेवर डिजायर्ड, ये तो हमने बताया। ठीक है, अब देखो when a fault occur, ठीक है, when a fault occur on the any part of the system, any part of the system, तब क्या होगा, तब the trip coils of the circuit breaker get energized। जैसे कि मैंने बताया the ट्रिप कॉयल, ये लिख लेना तुम सब, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब लिख लेना। द ट्रिप कॉइल्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर get energized and moving contact, इसके बाद क्या होगा, द मूविंग कॉन्टैक्ट आर pulled apart by some mechanism। ये मैकेनिज्म क्या है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, मैकेनिज्म and thus opening the circuit and thus opening the circuit ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्किट तो ओपन हो गया, लेकिन ओपन होने का बाद क्या होता है, वहां पर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है कि नहीं। when the contacts of a circuit breaker are separated under fault condition, when the contacts of a circuit breaker are separated under fault condition and arc is start, मतलब वहां पर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हम एक देखते हैं, मान लो कि ये एक सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, मान लो कि ये क्लोज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लोज है, पूरा का पूरा क्लोज है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर से करंट पास होता है, लेकिन जब फॉल्ट कंडीशन आएगा यहाँ पर क्या होगा, वो जो करंट बहुत ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट है ना, मान लो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, ठीक है, एकदम टच है, कॉन्टैक्ट है, ये सेपरेट होना स्टार्ट करे।
ठीक है, ये सेपरेट होना स्टार्ट करेगा, ये सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। जब सेपरेट होना स्टार्ट करेगा तब ये जो कांटेक्ट है, दोनों पॉइंट का जो कांटेक्ट है, वहां पर क्या होगा, उसका जो एरिया होगा, कांटेक्ट एरिया जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, मान लो कि जब सेपरेट हो रहा है उस वक्त क्या होगा, एट द इंस्टेंट वहां का जो कांटेक्ट एरिया होगा, कांटेक्ट एरिया क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और हम जानते हैं कि अगर एरिया डिक्रीज होगा तो यहाँ पर करेंट डेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, करेंट डेंसिटी जो होगा ज्यादा होगा, एरिया क्या होगा, एरिया डिक्रीज करेगा। करेंट डेंसिटी डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब एरिया डिक्रीज होगा तो यहाँ पर करंट डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। जब करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक हीट प्रोड्यूस होता है, वहां पर एक हीट प्रोड्यूस्ड होगा। जब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड होगा तो ये कांटेक्ट तो सेपरेट हो रहा है, कांटेक्ट तो सेपरेट हो रहा है, मान लो कांटेक्ट सेपरेट हो गया, लेकिन यहाँ पर इतना हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उसको क्या करेगा, इसको आयोनाइज कर देगा। जब इसको आयोनाइज कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ये दोनों कांटेक्ट के बीच एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा, एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। जो कंडक्टिंग पाथ क्या होगा, जब भी हम देखते हैं किसी भी करंट पास हो रहा है, ठीक है, उसका हाई करंट पास हो रहा है, उसको अगर हम खींचते हैं या फिर टूट देते हैं तो एक आर्क प्रोड्यूस होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जब भी देखो बात को समझो, जब भी कांटेक्ट, ये जो सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट ओपन होना स्टार्ट करेगा, एट द इंस्टेंट क्या होगा, इस समय पर इसका जो एरिया है, एरिया कांटेक्ट जो एरिया है, एरिया डिक्रीज करेगा। एरिया डिक्रीज करने से क्या होगा, वहां का जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगा। करंट डेंसिटी जब इंक्रीज कर जाएगा तो वहां पर हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो हीट जब प्रोड्यूस्ड होगा यहाँ पर, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा, या मान लो कि यहाँ पर एयर, ऑयल, कुछ भी तो हो सकता है, तो जो मीडियम होगा उस मीडियम क्या होगा, आयोनाइज होना स्टार्ट कर देगा मॉलिक्यूल। जब आयोनाइज होना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। सो सर्किट ब्रेकर ओपन होने के बाद भी करंट को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, करंट को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। सो ये जो केस है, इसको हम, ये जो केस है इसको हम आर्क फेनोमेनन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क फेनोमेनन। ठीक है, क्या है, आर्क। ठीक है, सो ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड क्या हो रहा है, द करेंट फ्लोइंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट डिपेंड अपॉन द आर्क रेजिस्टेंस। अब देखो ये तो हो रहा है, लेकिन इसको तो हमें रोकना है। अगर नहीं रोक पाएंगे तो ये करंट को कैसे इंटरप्ट कर पाएगा, सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो इसको हमें अब क्या है, रोकना है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये जो आर्क है, यहाँ पर जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये आर्क दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, द आर्क रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। जब यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस्ड हो गया है तो इस आर्क को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा। अगर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर पाएंगे तभी हम आर्क को रोक सकेंगे। सो ये जो आर्किंग रेजिस्टेंस है या फिर आर्क रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि द आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयोनाइज पार्टिकल। यहाँ पर जो सारे पार्टिकल आयोनाइज हो गया है, इस आयोनाइज पार्टिकल को अगर हम डिक्रीज कर देंगे किसी भी तरह से, तो क्या होगा, यहाँ का जो आर्क रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। जब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ये आर्क को रोक सकेगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट जो है
दो दो मैंने बताया 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पहला है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे द आर्क रेजिस्टेंस increases with the decreases with the decrease in the number of ionized particle ionized particle between the contacts ठीक है। कॉन्टैक्ट्स, ये जो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट्स है, देखो एक्चुअली सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ये जस्ट सिंपली हम समझाने के लिए इस तरह से दिखाया है। मान लो कि ये दो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, एक फिक्स्ड है एक मूविंग है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो आयोनाइज पार्टिकल होगा, वो आयोनाइज पार्टिकल को अगर हम कम कर देंगे तो इसका आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तब ये आर्क को रोक पाएगा। अच्छा, नंबर टू क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि किसी भी एक रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी होता है, जो लेंथ को बढ़ा दो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। हम तो जानते हैं कि जब लेंथ इंक्रीज करता है तब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। यहाँ पर भी सेम केस है, मतलब कि यहाँ पर जो आर्क है, यहाँ पर जो आर्क प्रोड्यूस हुआ है, इस आर्क का लेंथ हम जितना बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज हो जाएगा। मतलब को कॉन्टैक्ट का बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन को हम जितना बढ़ाएंगे, जितना इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, आर्क रेजिस्टेंस जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो द आर्क रेजिस्टेंस increases with the length of the arc, that is separation of contact. लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या है? दैट इज सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। सेपरेशन जितना हम इंक्रीज करेंगे, आर्क रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। सो आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तभी ये आर्क को रोक पाएगा। और नंबर थर्ड क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क, क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क, क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क मतलब कि वो जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको अगर हम कम करें, ये जो मान लो कि ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, तो आर्क का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम अगर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इसका आर्क रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। मतलब लेंथ के साथ आर्क रेजिस्टेंस जैसे कि इंक्रीज करता है। और हमने तो जानते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए होता है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को हम जितना कम करेंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी सेम केस है, मतलब क्रॉस सेक्शन आर्क का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको अगर हम कम कर देंगे तो आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द आर्क रेजिस्टेंस, increases with the decrease in area of cross section
ऑफ द आर्क, क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क, मतलब ये तीनों पॉइंट के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। आर्क रेजिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि आर्क रेजिस्टेंस ही इस आर्क को रोकता है, ठीक है। तो आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का ये तीन उपाय है, जैसे कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमने बता दिया, ठीक है। आयोनाइजेशन को जितना कम करो आर्क रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज करेगा। सेकंड क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ जितना हम बढ़ा सकेंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी, आर्क रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर्क का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, उसका आर्क रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आर्क रेजिस्टेंस जो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है यही है, ठीक है। अब देखो ये आर्क जब प्रोड्यूस्ड हो गया, तो आर्क को तो हमें एक्सटिंग करना होगा, इसको बुझाना होगा, ठीक है। तभी तो हम वो करंट को रोक पाएंगे, मतलब सर्किट ब्रेकर पूरा ओपन हो जाएगा, सर्किट को हम ओपन कर पाएंगे, ठीक है। उससे पहले इस आर्क को हमें रोकना होगा, ठीक है। तो इसका दो प्रिंसिपल है, इसका दो प्रिंसिपल है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो पहला क्या है, कौन कौन सा फैक्टर आर्क एक्सटिंक्शन से डिपेंड करता है, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जब कम होगा, ये जो कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जितना कम होगा, वहां का क्या होगा, आर्क भी क्या होगा, उतना कम होगा। मतलब व्हेन द कांटेक्ट हैव अ स्मॉल सेपरेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज इनसफिशिएंट टू मेंटेन द आर्क, ठीक है। अब देखो इस पोटेंशियल जो डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को, आर्क को अगर एक्सटिंग्विश करना है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कम करना होगा, मतलब कि दोनों का जो पॉइंट है, इलेक्ट्रोड का जो पॉइंट है, उसको सेपरेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मान लो कि मेनी मीटर्स, ठीक है, मेनी मीटर्स, सेपरेशन ऑफ मेनी मीटर्स में भी रिक्वायर्ड, ठीक है, तब भी ये पॉसिबल है। इसलिए ज्यादातर इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आयोनाइज्ड पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट, ये क्या है, मैंने तो बताया कि वहां का कॉन्टैक्ट के अंदर जो जितना सारा मॉलिक्यूल है, जितना सारा पार्टिकल है, एयर का है, हो सकता है ऑयल का हो सकता है, वो क्या होता है, हीट की वजह से आयोनाइज्ड हो जाता है। सो किसी भी तरह से उस आर्क पाथ का जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है उसको अगर हम डी आयोनाइज कर पाएंगे, ठीक है, तब जल्दी ही वो आर्क एक्सटिंग हो जाएगा, ठीक है, जल्दी आर्क एक्सटिंग हो जाएगा। सो इस आयोनाइजेशन पार्टिकल को डी आयोनाइजेशन करने का कुछ मेथड है, कुछ प्रोसेस है, हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये जो आयोनाइज पार्टिकल है कॉन्टैक्ट के बीच का, इसको हम कैसे डी आयोनाइज करेंगे, जैसे कि मान लो कूलिंग करके,
इसको ठंडा कर, अगर इसको ठंडा कर देंगे तो यहाँ पर जो आयनाइज पार्टिकल होगा डीआयनाइज्ड हो जाएगा, आर्क आर्क जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इसका जो आयोनाइज पार्टिकल है उस आयोनाइज पार्टिकल को किसी भी तरह वहां से हटा दे के वो जो अनआयोनाइज पार्टिकल है अगर हम उसको वहां पर प्लेस कर देंगे, जैसे कि उसको हटा के हम फिर एयर फिर ऑयल वहां पर अगर ले आएंगे जो कि अनआयोनाइज्ड है, तब भी आर्क बुझ जाएगा। ठीक है, ये इसका कई प्रोसेस है, ठीक है, वो हम आगे जाके बताते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन। मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। जब आर्क प्रोड्यूस्ड हो गया तो उसको एक्सटिंक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हमने प्रिंसिपल देखा है, दो तरह का प्रिंसिपल होता है। अब कौन सा मेथड यूज होता है उसको बुझाने के लिए? पहला जो है नंबर 1, जिसको हम हाई रेजिस्टेंस मेथड कहते हैं। हाई रेजिस्टेंस मेथड, इसको हम क्या कहते हैं? हाई रेजिस्टेंस मेथड। नंबर 2, लो रेजिस्टेंस मेथड। और इसको क्या कहते हैं? करेंट जीरो मेथड। करेंट जीरो मेथड। ये दो मेथड है, ये दो मेथड से हम आर्क को एक्सटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला देख लेते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या है। अभी मैंने बताया, कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया कि उसका रेजिस्टेंस को किसी भी तरह हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे तो आर्क बुझ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये जो रेजिस्टेंस है, आर्क रेजिस्टेंस है, इसको इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि नंबर ए, लेंथिंग द आर्क। लेंथिंग द आर्क। आर्क का जो लेंथ है उस लेंथ को हम अगर बढ़ा देंगे, मतलब कॉन्टैक्ट सेपरेशन बढ़ा देंगे, तब क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या है? कूलिंग द आर्क। कूलिंग द आर्क। कूलिंग द आर्क क्यों? क्योंकि कूलिंग हेल्प्स in the deionization of the medium between the contacts. So this increases the arc resistance. मतलब इसको अगर हम कूल करेंगे तो क्या होगा? कूल करेंगे तो उसका जो आयोनाइज पार्टिकल है वो डीआयोनाइज्ड हो जाता है। जब वहां पर डीआयोनाइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा? खुद ब खुद उसका जो आर्क रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम गैस को ब्लास्ट करके ये इसको कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाने का सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस क्या है? वो क्रॉस सेक्शनल वाला जो मैंने बताया। तो क्रॉस सेक्शन को अगर हम रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल और क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क। इसका क्रॉस सेक्शन को अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। एंड नंबर 4, मतलब कि डी क्या है? स्प्लिटिंग द आर्क। स्प्लिटिंग द आर्क। स्प्लिटिंग द आर्क। ठीक है, स्प्लिटिंग द आर्क ये कैसे पॉसिबल है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क कैन बी रिड्यूस बाय लेटिंग आर्क पास थ्रू अ नारो ओपनिंग। मतलब कि यहाँ पर जो देखो, जो जो आर्क प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, इसके ऊपर क्या है? प्लेट से इसको स्प्लिट कर देते हैं, मतलब कि इसको छोटा छोटा टुकड़ों में इसको स्प्लिट कर देते हैं। जब इसको स्प्लिट कर देंगे तो इसको, इस आर्क को बुझाना और भी इजी हो जाता है। ठीक है, और भी इजी हो जाता है। मतलब कि द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्प्लिटिंग द आर्क इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर आर्क इन द सीरीज। ठीक है,
तो इसको स्प्लिट करके भी हम इसको, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे बुझाने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली 4 प्रोसेस है। इस 4 प्रोसेस से हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड डीसी में नॉर्मली यूज होता है, लो वोल्टेज डीसी सर्किट में यूज होता है, ज्यादातर हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, पावर सर्किट में क्या होता है, ये वाला लो रेजिस्टेंस मेथड और करंट जीरो मेथड, इसे हम क्या कहते हैं, लो रेजिस्टेंस मेथड और करंट जीरो मेथड। तो चलो ये मेथड क्या है हम एक बार देख लेते हैं। सो क्या है, लो रेजिस्टेंस मेथड और करंट, इसको हम करंट जीरो मेथड भी कहते हैं। ठीक, करंट जीरो मेथड। सो क्यों इसे हम करंट जीरो मेथड कहते हैं? देखो ये बेसिकली क्या होता है, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर आर्क एक्सटेंशन इन एसी सर्किट ओनली। ठीक है, ये एसी सर्किट में हम इस मेथड को यूज करते हैं। और हम जानते हैं कि एसी का जो कर्व होता है, ठीक है, तो साइनोसॉइडल होता है, कुछ इस तरह का कार्व बनता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कार्व बनता है, तो देखो करंट का वैल्यू, करंट का जो वैल्यू है वो चेंज होता है टाइम के साथ साथ। ये मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आता है, फिर करंट का वैल्यू 0 होता है, फिर नेगेटिव साइकिल में चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर करंट कुछ वक्त के लिए, मतलब कि इस पोजीशन को देखो, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, करंट 0 हो रहा है, और ये ब्रीफ टाइम, मतलब स्मॉल टाइम के लिए करंट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इस टाइम पे ही हमें इस आर्क को, इस करंट को रोकना है। ठीक है, अभी 1 मिनट टाइम बचा है। ठीक है, अभी कट जाएगा, तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू 0 हो रहा है। तो इस पोजीशन में अगर हम इसको रोक रोक देंगे, करंट को अगर हम रोक देंगे, तो ये दूसरा साइकिल में नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर दूसरा साइकिल में चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ वक्त और भी यहाँ पर करंट को हम रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, सो हमें कोशिश करना होगा कि इस पॉइंट पे ही, जब करंट का वैल्यू 0 होगा, उस पॉइंट पे ही हमें आर्क